हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेसन, राइट, बल्कि न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे लेसन द इंटरव्यू, गॉट इट। और फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि इंटरव्यू को लेके डिफरेंट लोगों की क्या ओपिनियन है। मैंने कहा था बहुत इजी लेसन है, तो कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छा बताया था, कुछ लोगों ने इसको बुरा बताया था, डिफरेंट ओपिनियंस। तो इंटरव्यू की डिफरेंट ओपिनियन आपने जानी। अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरव्यू डायरेक्टली कैसा इंटरव्यू होता है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो सेकंड पार्ट है जिसकी हेडिंग है आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल ऑन संडेज, अम्बेटो इको। तो ये जो है ना, ये आपका सेकंड पार्ट, इसमें आपको इंटरव्यू है और इंटरव्यू की ये हेडिंग है। इंटरव्यू में कोई ऐसी चीज़ होती है ना, कहीं से भी लाते हैं बीच की बात को, जो लिखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सनसनी सेंसेशन जो फैला देती है, वैसी बात को जनरली टाइटल बनाते हैं लोग और उस पर फिर बात करना शुरू करते हैं। गॉट इट। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू। ये हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसमें जो है आपका जो मेन अम्बर्टो इको जो है वो एक पर्सनालिटी है, एक प्रोफेसर हैं और उनका जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? इंटरव्यू इनका जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं मुकुंद। मुकुंद जो है वो जर्नलिस्ट हैं और वो द हिंदू न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट हैं, जो कि बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। आज भी लोग जो कंपटीशन के लिए पढ़ाई करते हैं वो लोग द हिंदू को पढ़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन इंटरव्यू विद द राइट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। The following is an extract from interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from the Hindu. और इसके जो हैं इंटरव्यूअर कौन है? ये कौन है? मुकुंद है, जो कि फ्रॉम द हिंदू, हिंदू जो न्यूज़पेपर है उनके जो है ये जर्नलिस्ट है। और वो क्या कर रहे हैं? वो आज इंटरव्यू ले रहे हैं किसका? अम्बर्टो इको का, जो कि कौन है? एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक की फील्ड के जो लोग हैं। बट got it? The Hindu, Eco, a professor of the University of Bologna in Italy। और जो है इटली जो है उसमें के ये बोलोग्ना की यूनिवर्सिटी जो है इन इटली में है। इट हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज ए स्कॉलर। और उन्होंने पहले से ही फॉर्मिडेबल यानी जो खत्म ना हो, अदम्य हो, जिसको हराया ना जा सके, तो एक अच्छी जिसको कभी खोया ना जा सके, ऐसी इनकी रेपुटेशन है एज ए स्कॉलर, राइट। फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइन, जो संकेत होते हैं ना, साइंस होते हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेमियोटिक्स। तो ये कैसे प्रोफेसर है? सेमियोटिक के प्रोफेसर है। लिटरली इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। और जब फिक्शन कहते हैं, काल्पनिक चीज़ें आपने पढ़ी होगी, काल्पनिक जो कि राइटर की इमेजिनेशन होती है। तो फिक्शन लिखने से पहले ये जो है एस्थेटिक यानी ब्यूटी, बिफोर द ही टर्न, तो ये इससे पहले सेमियोटिक के प्रोफेसर हैं। लिटररी इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, व्याख्या करते हैं। इंटरप्रेट करना यानी व्याख्या करना। एंड मेडिवल एस्थेटिक, और जो मेडिवल यानी आपकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री तीन तरह की होती है ना, आपने पढ़ी होगी। एक तो होती है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। सेकेंड इज एक होती है आपकी जो पास्ट की एंशियंट, और जो बीच की होती है दोनों के, वो कहलाती है मेडिवल, राइट। तो मेडिवल एस्थेटिक थे ये, एस्थेटिक यानी ब्यूटी को। फ्रॉम ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, राइटिंग फिक्शन लिखने से पहले ये जो है वो थे। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, ऐसे, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। हिज रिटन आउटपुट इज staggeringly large and wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the name of, right, publication of the name of the Roge, which sold more than 10 million copy, right। तो इनका जो ये जो पार्ट है ना, द नेम ऑफ द रोज, ये इतना एक एकेडमिक के सेमियोटिक के प्रोफेसर है, राइट। और लेकिन वो एक नॉन फिक्शन काम करते हैं, एकेडमिक्स होते हैं और रिसर्च करते हैं, नॉन फिक्शन काम करते हैं, लेकिन इन्होंने फिक्शन लिखा। और फिक्शन में फिर कहते हैं कि इनकी जो है 10 मिलियंस कॉपी, मोर देन 10, इस
द नेम ऑफ रोज की 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिकी। और ये अपने आप में बड़ी अजीब बात थी कि एक एकेडमिक का आदमी एक नॉवल लिखता है और वो नॉवल जो है बड़ी हिट हो जाती है। दैट इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट अम्बर्टो इको। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं। मुकुंद जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, सेमी कॉलन आप देख रहे हैं 2, इसका मतलब डायलॉग राइट कंटिन्यूस है। मुकुंद बोल रहे हैं, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। तो अब मुकुंद और अम्बर्टो इको जो है सामने बैठे हैं और मुकुंद उनसे पूछ रहे हैं, ये इन्होंने पहला सवाल पूछा अम्बर्टो इको से, इन दोनों का इंटरव्यू चल रहा है और इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि एक बार आपके बारे में डेविड लॉज ने एक रिमार्क दिया था, कहा था कि मुझे समझ नहीं आता है, ए मैन कैन डू ऑल थिंग्स, एक आदमी इस तरह से, किसके लिए कहा था? अम्बर्टो इको के लिए कहा था कि एक आदमी इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर सकता है। तो इसके जवाब में अम्बर्टो इको कहते हैं, मे बी आई गिव द impression of doing many things, but in the end I am convinced I am always doing the same thing। तो वो जवाब देते हैं, जब मुकुंद ने पूछा इनसे कि आपके बारे में ऐसा रिमार्क कहा गया कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हो, तो वो कहते हैं कि मैं लोगों को ऐसा शायद इंप्रेशन देता हूँगा, लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि मैं बहुत तरह तरह की चीज़ें करता हूँ, बट द एंड ऑफ द वर्क, एंड ऑफ द डे मैं यही कहता हूँ कि मैं तो एक ही चीज़ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द सेम थिंग। हाँ मुकुंद विच चीज, तो कहते हैं मैं तो सेम चीज कर रहा हूं। तो मुकुंद कह रहे क्या कर रहे हो आप सेम, बताइए। तो अम्बर्टो को जवाब देते हैं, नाउ दैट्स मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो हंस के कहे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, आपने सवाल पूछ लिया, ये तो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि मैं कैसे करता हूँ। हाउ आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क। बड़ा सिंपल सी बात है, मेरा फिलोसफी में बहुत इंटरेस्ट है और मेरी जो पढ़ाई एकेडमिक, हम लोग एकेडमिक जो स्टडी ऑफ कॉलेज स्कूल की होती है, हम जिस सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं दे आर नोन एज एकेडमिक्स, फिलोसफिकल दर्शन है ना, शास्त्र दर्शन। तो कहते मेरा थोड़ा फिलोसफिकल इंटरेस्ट है और इसी काम को मुझे अपने एकेडमिक वर्क में साथ में कर लेता हूँ। एंड माई नॉवेल्स इवन माई बुक्स फ्रॉम चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस। तो बोला मैं फिलोसफी मेरा इंटरेस्ट है, आप बड़ा स्मार्टली आप देखते तो मैं मेरी बुक जो बच्चों के लिए जो होती है ना, वो किस पर होती है? अबाउट नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा एंड पीस। और बच्चों की भी मैं बड़ी नॉवेल्स लिखता हूँ, बड़ी उनमें बड़ा मैसेज मेरा होता है, क्या होता है? नॉन वायलेंस, अहिंसा और शांति, पीस। ये फिलोसफिकल थॉट्स हैं। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, यही सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, और फिर कहते हैं मेरा एक सीक्रेट भी है। पत्रकार से वो दोनों बातें कर रहे हैं। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन द एटम्स, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। फिस्ट यानी मुट्ठी। तो कहते हैं कि मेरा एक सीक्रेट है। क्या हुआ कि आपको पता है, वो मुकुंद से पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि आपको पता है व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स। बोला यूनिवर्स के अंदर जो एटम्स है ना सारे, इनके बीच में बोलो कोई स्पेस है, और एक बार को तुम ये स्पेस एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, हटा दो, तो वो कह रहे हैं द स्पेस इन ऑल द एटम, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो बोला ये पूरा यूनिवर्स जो है वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि मेरी मुट्ठी जितना, फिस्ट जितना। अब ऐसा माना जाता है और ऐसा है कि अगर यूनिवर्स की बात करें हम लोग, तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और हर चीज़ों के बीच में चीज़ें दौड़ रही हैं, तैर रही हैं, उनमें स्पेस है, हर एटम के बीच में स्पेस है, राइट। तो अब क्या होता है, अब मैं बता रहा था यूनिवर्स का क्या है, तो थोड़ा समझने के लिए हम कहते हैं कि अगर धरती की बात करें, अगर अर्थ की बात करें, तो मान लो क्रिकेट वाली गेंद की साइज है, उस पर अगर हम एक नीडल का पॉइंट लगाएं पतला सा, उससे भी कम रेशियो धरती का उस पूरे यूनिवर्स में है। इस ब्रह्मांड में धरती का रेशियो सोचिए आप कितना है, और पता नहीं कितने मिल्की वे, कितना बड़ा, इट इज़ बहुत मुश्किल। तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स में के अंदर से, अगर उनका मानना है ऐसा कि यूनिवर्स के अंदर से आप एलिमिनेट कर दो स्पेस को, तो सारी एटम, सारी चीज़ें अगर सिमट जाए, तो कहते हैं कि एज इतना बड़ा यूनिवर्स हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। उनका मतलब कहने का मतलब ये है कि आप स्पेस कम कर दो तो चीज़ें बहुत छोटी हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। सिमिलरली वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। और बिल्कुल जैसे एटम्स के बीच में स्पेस है, हमारे जीवन में भी हमारी क्या है, बहुत सारा स्पेस है। आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, और मैं इस स्पेस को इंटरस्टिक्स कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यू आर इन द एलिवेटर। तो कहते तुम अभी जैसे नीचे आ रहे थे, एलिवेटर में थे आप, तो एलिवेटर कहते हैं लिफ्ट को, अमेरिकन इंग्लिश में
लिफ्ट को हम लोग कहते हैं एलिवेटर। तो कहते तुम आ रहे हो ऊपर, आप मान लो ऊपर आ रहे हो एलिवेटर में, एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू, और आप लिफ्ट से मेरे फ्लोर तक आ रहे हो, तब तक मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टाइस एन एम्प्टी स्पेस। बोला जो आपको जो आने का टाइम है मेरे पास, वो टाइम कहते हैं कि इट इज, ये जो खाली समय है इसको, इस एम्प्टी स्पेस को मैं क्या कहता हूं, इंटरस्टाइस कहता हूं। एंड आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस while waiting for your elevator to come from the first to the third floor, I have already written an article, laughs। और हंस के कहते हैं पता है मुकुंद, आप जब नीचे से ऊपर आ रहे थे तो मैं आपका इंतजार कर रहा था, और ये जो खाली टाइम था आपके इंतजार करने का, इतने में मैंने एक नॉवल लिख दी, और वो आर्टिकल लिख दिया। और हंस के कहते हैं इस तरह से मैं चीज़ों को करता हूँ। नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। तो मुकुंद कहते हैं नो मिस्टर अंबटी को, हर कोई आपकी तरह इस तरह से नहीं कर सकता है। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। तो बोला आपका जो नॉन फिक्शनल राइटिंग होती है ना, जो कहानियाँ नहीं होती, रियलिटी होती है, एसेज होते हैं, रिसर्च होती हैं, जिनमें कोई आप फिक्शन नहीं होता, वो तो एक बिल्कुल फैक्ट्स होते हैं। तो बोला आपका जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है उसका भी वर्क है, स्कॉलरली वर्क यानी एकेडमिक वर्क है, उसका भी एक सर्टेन तरीका है, प्लेफुल, बड़े खुशनुमा, और पर्सनल क्वालिटी है आपकी उसके बारे में। वो बोरिंग नहीं होता एकेडमिक की तरह, जैसे कि उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। तो बोला वो भी एक अलग तरह का आपका प्लेफुल होता है। इट इज़ ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। तो आपने जो रेगुलर बोरिंग पेपर्स लिखते हैं उससे आपने एक अलग तरह का स्टाइल अपनाया है, और आपने जो है उसको एक क्या बना दिया है, विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। और जनरली क्या होता है कि आप चीज़ें बोरिंग और बहुत ही वो होती है, लेकिन आपने इसको भी बड़ा इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। मतलब जो एकेडमिक वर्क होता है उसमें आपको कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई जोक, कोई ये तो होता नहीं है, बिल्कुल बोरिंग सा होता है, लेकिन आपने उसको भी एक नया स्टाइल दे दिया है। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, और इट इज समथिंग दैट यू जस्ट केम नेचुरली टू यू। बोला क्या हुआ, हैव यू, पूछते आपने ऐसा जानबूझ के कॉन्शियसली किया, या कोई चीज़ ऐसे ही आपके सामने आ गई और आपने अपने इसको स्टाइल बना लिया। तो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट। तो बोला जब मैंने पहली बार, व्हेन आई प्रेजेंट माय फर्स्ट डॉक्टरल, जब पीएचडी करने से पहले जो थेसिस वगैरह सबमिट करते हैं, तो कहते जब मैंने पहला अपना डिसर्टेशन पेश किया था इटली में, तो मेरे एक प्रोफेसर ने, तो वहाँ वन ऑफ द प्रोफेसर्स, एक प्रोफेसर ने कहा स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, then they make lot of false hypotheses and they correct them and the end they put their conclusion। बोला कि पहले तो स्कॉलर्स क्या करते हैं, बहुत चीज़ों को ढूंढ पढ़ते हैं, फिर राइट, फिर क्या करते हैं, मार्क द लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, उसके बारे में बहुत सारे गलत तरह के प्रिंसिपल्स देते हैं, गलत तरह की थ्योरीज देते हैं, एंड देन दे करेक्ट, फिर उस गलती को सुधारते हैं, एंड द एंड दे पुट द कंक्लूजन, और लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख देते हैं। यानी एकेडमिक काम में पहले गलतियां ढूंढते हैं, फिर उसको सुधारते हैं, फिर अपना कंक्लूजन, अपना निष्कर्ष लिख देते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज ए बुक व्हिच मीन ही अप्रिशिएटेड। तो बोला यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। तो वो जो अकेडमी जो प्रोफेसर थे उन्होंने अम्बर्टो इको को कहा कि आपने तो अपनी रिसर्च को क्या एक स्टोरी की तरह दे दिया, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स। यहाँ तक कि आपने अपनी रिसर्च की जो होता क्या, जनरली रिसर्च करते हैं तो एक एकेडमिक चीज़ों को बता देते हैं, लेकिन अम्बर्टो इको ने क्या किया, उसको स्टोरी की फॉर्म में दिया। तो कहते आपने तो इससे उल्टा, कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, आपने तो उस बोरिंग और नॉन फिक्शन वर्क को आपने फिक्शन की तरफ पेश कर दिया, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स, आपकी कोशिशें आपने जो की, एंड एरर्स, आपकी जो गलतियां थी उनको भी आपने स्टोरी के फॉर्म में जो है प्रेजेंट किया। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय रिसर्चेस एज ए बुक। और तब उन्होंने ये माना कि मैं ठीक था, और मैं फिर जो अपनी बुक को, उस अपनी रिसर्च को एक बुक की तरह पब्लिश करवाने के लिए गया, विच मीन्ट ही अप्रिशिएटेड इट, यानी कि इसको उन्होंने प्रोफेसर ने अप्रिशिएट किया। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। तो बोला एट द एज ऑफ 22, अम्बर्टो इको कहते हैं कि मुझे लगा कि जो बच्चों को जो पढ़ाई की जो स्कॉलर एकेडमिक्स की बुक होती है वो इस तरह से स्टोरी की तरह से लिखी जानी चाहिए। कई लोग हैं हमारे, आप देखते हो आपके टीचर्स हैं, चलो इंग्लिश वाले तो आपको स्टोरी वगैरह सब पढ़ाते ही रहते हैं, जॉक, ये सारी चीज़ें, लेकिन आप कई बार देखते हो कई बड़े टीचर स्मार्ट होते हैं,
अपने जो नॉन फिक्शनल सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स मान लो, बायो मान लो, या आप हिस्ट्री मान लो, उसको भी जो बड़े स्टोरी के फॉर्म में, जैसे बच्चों की स्टोरी बुक्स होती है ना, उसके फॉर्म में जो है पढ़ाते हैं तो बच्चों को मजा आता है। तो बोला मुझे लगा कि इनको इस तरह से लिखा जाना चाहिए, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ रिसर्च। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट। बोला इसीलिए मैं जो एसेज लिखता हूँ, पेपर प्रेजेंट करता हूँ, उसमें एक नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, या नैरेटिव के जरिए मैं कुछ चीज़ों को बताता हूँ। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, नॉवेल्स। तो नैरेटिव्स को यानी तभी मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया, सो लेट एट द एज ऑफ 50। बोला कि मैंने 20 की एज पे ये सोचा, और जाके 50 की एज पे जाके जो है मैंने ये काम किया, मोर और लेस। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलान बाथ्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेइस्ट नॉट ए नॉवलिस्ट। तो बोले मेरे एक दोस्त है ना, ये रोलांड बार्थ्स, ये हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, टेंशन में रहते थे, कुंठित रहते थे, राइट? क्यों? कि मुझे जो है एसेइस्ट नॉट ए नॉवलिस्ट, मुझे कोई नॉवलिस्ट मत को, वो अपने लिए कहते थे, मैं एक एसेइस्ट हूँ। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. तो लेकिन वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उनकी डेथ हो गई। I never felt this kind of frustration. बोला मैंने कभी ऐसा, मुझे ऐसा फ्रस्ट्रेशन कभी भी नहीं हुआ है। I started writing novels by accident. I started writing novels, और बोला मेरे तो एकदम दुर्घटना से, ऐसी कोइंसिडेंसली मैंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिया। कैसे स्टार्ट कर दिया? I had nothing to do one day and so I started novels, probably satisfied my taste for narration. तो बोला कि मेरे पास एक दिन मैं बैठा था फालतू, कोई काम नहीं था, तो मैंने नॉवेल लिखना स्टार्ट कर दिया। माई टेस्ट फॉर नरेशन, नरेशन यानी बताना, तो अपनी चीज़ों को बताने का मेरा जो टेस्ट है, नरेशन का टेस्ट है, तो मैंने खाली बैठे टाइम में नॉवेल लिखना शुरू कर दिया। मुकुंद, अब मुकुंद अगला सवाल पूछ रहे हैं। देखिए इंटरव्यू चल रहा है दोनों का, है ना, आप इंटरव्यू को देख रहे हैं, इसको फॉर्म में पूरा इंटरव्यू चल रहा है, और इंटरव्यू में मुकुंद अगला सवाल पूछते हैं, टॉकिंग अबाउट novels, from being a famous academic you went to becoming spectacularly famous after the publication of the name of the rose। तो बोला आप जो है एक बहुत ही फेमस एकेडमिक थे, एक प्रोफेसर थे आप, तो बहुत फेमस एकेडमिक, आप सेमियोटिक के, है ना, प्रोफेसर थे, राइट? यू वेंट ऑन बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। लेकिन आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, नेम ऑफ द रोज जो आपकी, है ना, नॉवल है, इसको आपकी जो पब्लिश हुई तो आपको बहुत प्रैक्टिकली शानदार आपको प्रसिद्धि मिली। यू हैव रिटन 5 नॉवेल अगेंस्ट मेनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन। आपने लगभग कहते कि रिटन 5 नॉवेल्स, आपने जो स्कॉलरली वर्क है उसको नॉवल के फॉर्म में 5 से ज़्यादा लिखा है, ऑफ नॉन फिक्शन एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। और कहते हैं कि लगभग उस 20 ऑफ देम मोर देन अम्बर्ट इको, नहीं 20 नहीं है, ओवर 40। तो वो कहते 20 नहीं, ओवर 40। मुकुंद ओवर 40, ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जो चीज़ें कुछ होती है ना लाइव, वो चीज़ें हम रिटर्न में नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट एक इंटरव्यू देखते हो तो जो एक्सप्रेशन है, जो फीलिंग्स है, राइट, जो आयरनी है, बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, वो हम लोग वर्ड्स में नहीं ला सकते। लेकिन कुछ कोशिश करते हैं हम कि कुछ मार्क्स है, तो यहाँ पे ये मुकुंद को हैरानी, तो ओवर 40, अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब हैरानी, सरप्राइज, डर, फियर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो मुकुंद को बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ओवर 40। Among them a seminal piece of work on semiotics। तो उनमें से एक तो आपकी सेमिनल, जो मैंने कहा था साइंस ऑफ साइंस, तो बोला आपके सेमिनल पीसेज ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक, बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्ट इको एंड दे विल से ओ ही इज द नॉवलिस्ट, डज दैट बॉदर यू। तो बोला आप तो एक एकेडमिक फील्ड के प्रोफेसर हो, कई लोग आपको कहते हैं कि अच्छा अम्बर्ट इको वो नॉवलिस्ट। जब आपको कोई नॉवलिस्ट कह के पुकारता है, एक एकेडमिक को, एक प्रोफेसर को, कि आप एक राइटर हो, एक नॉवेलिस्ट हो, तो आपको कैसा लगता है? डज दैट बॉदर यू? क्या ये बात आपको परेशान करती कि कोई आपको नॉवेलिस्ट कह के पुकारता है? अम्बर्ट इको, यस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल ऑन संडे। तो बोले हाँ लगता है, वो भी थोड़े से कहते हैं हाँ लगता है, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो कि क्या करता है, सिर्फ संडे को नॉवेल्स लिखता है, यानी फ्री टाइम में नॉवेल्स है। मेरा ये प्राइमरी, मेरा काम वर्क नहीं है कि मैं एक राइटर नहीं हूँ, मैं तो एक एकेडमिक हूँ, प्रोफेसर हूँ, और मैं तो क्या करता हूँ फ्री टाइम में, तो कहते हैं मैं देखिए ये जो बड़ी अच्छी बात थी ना, आपने देखा, इसी को जो है ना मुकुंद ने अपने इंटरव्यू का जो है हेडलाइन दी है, उसको अपने इंटरव्यू के हेडलाइन बनाया गया है, राइट। तो आप कई बड़े सेंसेशन वाले आते हैं ना, मैं तो सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो उसको जो जर्नलिस्ट होते हैं ऊपर ऊपर हेडलाइन बनाते हैं, तो आपको बड़ा मजा आता है, अरे क्या लिखा अंदर,
इंटरव्यू के अंदर देखते हैं। तो हेडिंग एक बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है इंटरव्यू में। जैसा आप यूट्यूब वीडियोज़ में देखते हो कि आप आगे देखेंगे, क्लिप्स आपको दिखाते हैं तो आप इंटरेस्टेड हो जाते हो, वैसे हेडिंग रिटर्न में जो है काम आती है। तो मुकुंद ने इसको यही हेडिंग दी है कि आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल ऑन संडेज, इट्स नॉट ए जॉक, आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। बोले ये जोक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ जोक कर रहा हूँ कि आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स ऑन संडे, बट it's not a job. I participate in academic conferences and not meeting of pen clubs and writer. बोला मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, मैं तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करता हूँ, एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स। पेन क्लब्स होते हैं जो राइटर्स के क्लब होते हैं, जिनमें पोइट, राइटर, ये जो क्रिएटिव है ना, वो लोगों का क्लब होता है। तो वो और जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस एकेडमिक होती है। तो बोला मैं पेन क्लब्स में नहीं जाता, राइटर्स के ग्रुप में नहीं जाता, मैं तो कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ। एंड राइटर्स I identify myself with the academic community, और मेरी पहचान जो है वो एक कम्युनिटी, एकेडमिक कम्युनिटी के साथ है, not with the writers. But okay, if they most have read only the novels, right? I know that by writing novels I reach, हाँ फिर वो आगे कहते हैं, ओके अगर कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, क्योंकि उनकी मिलियंस ऑफ 10 मिलियंस बता रहे थे कॉपीज उसकी द नेम ऑफ रोज की बिकी, तो ज़्यादातर लोग उनको एक नॉवेलिस्ट मानते हैं, उनको नहीं पता है कि वो एक एकेडमिक प्रोफेसर है सेमियोटिक के। तो कहते हैं यस, मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल, उन्होंने मेरा एकेडमिक वर्क नहीं पढ़ा है। तो वो लाफ एंड श्रग, हंसते हैं और श्रग करते हैं, यस। I know that by writing novels I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotic. बोला हाँ ये बात सही है, मैं इस बात को मानता हूँ कि नॉवल से मैं लोगों के साथ बहुत लोगों के सामने पहुँचाऊँ। मिलियंस ऑफ लोग जो है वो सेमियोटिक नहीं पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, राइट? अगर वो उनसे तक तो सिर्फ जो सेमियोटिक के स्टूडेंट है वही पढ़ेंगे। तो बोला लेकिन नॉवल तो हर आदमी पढ़ता है, हर कैटेगरी का, हर लेवल का, हर तरह के राइट लोग पढ़ते हैं नॉवेल्स। तो बोलते हैं मैं इतने लोगों के पास शायद अपने सेमियोटिक वर्क से नहीं पहुंचता। मुकुंद, विच ब्रिंग मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द रोज इज वेरी सीरियस नॉवल, इट इज ए डिक्टेटिव यार्न एट वन लेवल बट इट्स ऑल्सो डिलीव्ड इन टू मेटाफिजिक, थियोलॉजी एंड मेडिवल। तो इस तरह से इनका इंटरव्यू चलता रहता है, राइट? हम लोग अगले पार्ट में इस इंटरव्यू के पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में आप देखें, राइट? तो अगला पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक सोचिए, राइट? एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, राइट? ओके, हैव फन बट स्टडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।